हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुख्तियार हिंदी टेट एंड डीएससी क्लासेस। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर में पहला पाठ है, उस पाठ को हम कविता को पढ़ा चुके हैं। उस कविता पाठ के नीचे जो सारांश यानी शब्दार्थ जो भी दिया गया है उस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता का सारांश। सुबह कविता के कवि श्री प्रसाद है। वे कहते हैं कि सूरज की किरणें आते ही कलियां खिल जाती है, अंधकार मिटने के बाद जग सुंदर दिखता है। चिड़ियों के मीठे स्वर, सुहानी हवा मन को खुश कर देती है। यानी जब सूरज उगता है, उगने से जो किरणें पड़ती है उस किरणों से पता चलता है अंधेरा दूर हुआ है और सवेरा हुआ है। इस सवेरे से अपने अपने काम में हर मनुष्य आगे बढ़ता है। उसी के साथ साथ चिड़िया यानी पक्षी, बर्ड्स अपनी मीठी आवाज़ से मनुष्य को जागरूक करते हैं। उसी तरह हवा, ठंडी हवा मन को आह्लादित देता है। मेहनत करने वालों को सुबह प्यारी लगती है। वे आलसीपन को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। अगर सुबह भी आलसी हो जाए तो हम इस जग की सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम आलसी बनकर मेहनत करके आलसी ना बनकर मेहनत करके जग को सुंदर बनाना है। यानी मेहनत करने वाले जहाँ भी हो सकते हैं, उस मेहनत करने वालों को सुबह अच्छा लगता है। आलसीपन को छोड़कर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाना है। उसी तरह सुबह आलसियों के लिए सुंदरता नहीं लगती। ऐसी आलसी को छोड़कर हम मेहनत करने वालों जैसे बनना है और इस संसार को सुंदर बनाना है। इस पाठ का सारांश है। शब्दार्थ। जोश, उत्साहము, एक्सलेंट, भली, మంచి, अच्छी, वेल, सुंदर, అందమైన, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, कली, మొగ్గ, अंकुर, मेहनत, परिश्रम, सुहानी, रोचक, प्लेजेंट, ఆహ్లాదకరమైన, दुर्गुण, చెడు అలవాటు, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। आप इस शब्दार्थ यानी तेलुगु में और अंग्रेज़ी में भी शब्दार्थ को जानना है। उदाहरण के लिए सुंदर शब्द को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट, वेल। इस तरह का शब्दार्थ देने की आवश्यकता है। इसलिए आप तेलुगु भी जानना है और अंग्रेज़ी भी जानना है। उसी तरह सुहानी का तेलुगु में अर्थ क्या है? ఆహ్లాదకరమైన। इस तरह का अब शब्दार्थ यानी पाठ के जो पीछे दिए गए हैं उस शब्दार्थ को अधिक से अधिक ध्यान दिए और उस शब्दार्थ को हिंदी और तेलुगु में भी आप पहचानना है। सुनिए, बोलिए, जग सुंदर कब बनता है? सूरज की किरणों के आने पर दिन निकलता है, कलियां खिल जाती है, तब अंधकार सब खो जाता है, जब जग सुंदर बनता है। अगर सुबह ना होती तो क्या होता? अगर सुबह ना होती तो कलियां नहीं खिलती, अंधकार बन जाता है, आलसीपन रहता है। अच्छे गुण क्या 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 हैं? सुबह उठना, आलसीपन को छोड़ना, मेहनत करना, उसी के साथ साथ जग को सुंदर बनाना, मिलजुल कर रहना, सारे काम करना, अच्छे गुण को स्वीकार करना, बुरे गुणों को दूर करना यानी त्यागना है। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम दीजिए। हर आपको जो 7वीं कक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अनुसार 8वीं कक्षा में भी सही क्रम यानी पाठ के सही क्रम वाक्य दिए गए हैं। उदाहरण के लिए खो देते हैं हलसा सारा, उसी तरह और काम लगता है, पैरा दूसरा बनता है। उसी तरह तीसरा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत कर प्यारी लगती है जिनको। इस तरह वाक्य का सही क्रम लिखना चाहिए। सब जग सुंदर हो सब जग सुंदर आलसा बहुत बड़ा दुर्गुण है। सुबह भली लगती है, चिड़ियाँ गाती है मिलजुल कर। अगर सुबह भी आलसा जाए, इस तरह यहाँ देखिए
पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। सुंदर हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है, जैसे मस्तानी। खो देते हैं अलसा सारा, और काम लगता है प्यारा। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो जाता है। जग सुंदर हो जाता है। इस तरह आपको समझ में ना आने पर पाठ्य पुस्तक को सामने रखिए और लिखते जाइए। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है, जैसे मस्तानी। खो देते हैं आलसा सारा, और काम लगता है प्यारा। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, अलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो जाता। पद्यांश पढ़कर विकल्पों से प्रश्न के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। यहाँ के पद्य को देखेंगे। फसल दानी की खेतों महकें, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाये चहके, देख देख मेंढे तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। खेतों में क्या महकता है। बाबूलाल शर्मा प्रेम। खेतों में क्या महकता है, फसल दान। हरियाली कहाँ लगती है, राह घाट में। उसी तरह किसका मन गाता है, किसानों का। बादलों से पानी कैसे बरसता है, झमझम झमाझम झमाझम। यह डी। बादलदानी कविता के कवि कौन है, बाबूलाल शर्मा प्रेम। यानी बादलदानी कविता, यह बादलदानी कविता पाठ है। इस पर ध्यान दीजिए। यह कविता देखकर यानी बादलदानी कविता के कवि कौन है, प्रश्न पूछने की संभावना है। बाबूलाल शर्मा प्रेम। यह तो पाठ की विधा में यानी लेसन सत्र 1 में जो 6 पाठ मैंने बताया है, यानी विषय सूची में यह विषय नहीं है। बादलदानी यह सीधा सा प्रश्न है। बादलदानी कविता पाठ के कवि कौन है, बाबूलाल शर्मा प्रेम। सुबह कविता का सारांश लिखिए। हम तो प्रश्न दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। सूरज के उगने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सूरज के उगने से प्रकृति में सारा परिवर्तन होता है। कलियां खिल जाती है, अंधकार दूर होता है, संसार को सुंदर लगता है, चिड़िया मीठे स्वर में गाती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। इस तरह आप खुद पाठ को पढ़िए और पाठ में जो उसके उत्तर मिलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में पहचान कर लिखिए। प्रातः सुबह सवेरा। सुबह सवेरा। आलस। आलस का अर्थ है सुस्त कमजोर। सुस्त उसी के साथ यह दूसरा बनता है, सुस्त कामचोरी। आलस
आलस का अर्थ है प्यार, यह दोमा आलस है, तीनमा प्यार है। प्रेम चाह, प्रेम चाह तीसरा बनता है। अंधकार तम अंधेरा, तम अंधेरा चौथा बनता है। उसी तरह मेहनत परिश्रम श्रम, परिश्रम और श्रम पांचवा बनता है। इस तरह पर्यायवाची शब्द, इस शब्द पर भी ध्यान दीजिए। उसी तरह नीचे यहाँ दिए गए हैं विलोम शब्द, वाक्य को पहचान कर लिखिए। मेहनत आराम, सुबह शाम, अंधेरा प्रकाश, मीठा कड़वा, अच्छा बुरा। इस तरह के विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं। यहाँ वर्ग पहली में सुबह, उसी के साथ साथ काम, काम, सुंदर, सूरज, नभ, आलस, चिड़िया, इस तरह के शब्द यहाँ बनते हैं। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। सुबह का समय है और किसान हल लेकर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसी तरह वकील, डॉक्टर, औरतें आदि लोग भी जा रहे हैं। यानी एक गांव में अपने अपने कामों के लिए जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनके कामों में जुटने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं। सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं उनकी तालिका बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। व्याकरणांश यहाँ पर ध्यान दीजिए। यानी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के अनुसार यहाँ सूरज सोने सा चमकता है, कलियाँ खिली हैं, बचपन खेल कूद में बीता, रोज दूध पीना चाहिए, कक्षा में छात्र है। यानी बोल्ड लेटर्स जो भी है यह ध्यान देखिए। ऊपर दिए गए सूरज, कलियाँ, बचपन, दूध, कक्षा जैसे शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ व्याकरणांश में हम ध्यान देने की बात है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, यह 5 है। मेरा कहने का ये उद्देश्य है, 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अनुसार संज्ञा के कितने भेद है, इस तरह का प्रश्न भी पूछे जाएगा, साधारण रूप से भी प्रश्न पूछा जाएगा। हम जो हमारा उत्तर बनेगा संज्ञा के 5 भेद है, वह 5 भेद है में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। रमेश, गीता, अमरावती। जातिवाचक, किसी संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाले को जातिवाचक कहते हैं। लड़का, गाय, मेज। यहाँ देखिए मेज दिया गया है जातिवाचक के नीचे। भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, स्वभाव, दया, गुण, स्वभाव, दया की जानकारी, यानी दया भी आती है इसमें। मिठास, क्रोध, क्रोध भी भाववाचक संज्ञा बनता है। द्रव्यवाचक, किसी द्रव्य या विभिन्न धातुओं की जानकारी देने वाले को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। घी, पानी, सोना आदि। समुदायवाचक संज्ञा, किसी विशेष समुदाय या समूह की जानकारी देने वाले को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मेला, सभा, गुच्छा, इस तरह यहाँ दिया गया है। आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। फिर से एक बार संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेदों की परिभाषा। यहाँ उदाहरण के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ मेज जातिवाचक संज्ञा बनता है, क्रोध भाववाचक संज्ञा बनता है। यह
संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा यह है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में संज्ञा क्या है हम पता लगाना चाहिए। भारत सुंदर देश है, भारत बनता है और देश भी बनता है। लड़की गीत गाती है, लड़की और गीत जातिवाचक है। उसकी आवाज़ में मिठास है, आवाज़ और मिठास। मुझे पानी चाहिए, पानी। सेना देश की रक्षा करती है, सेना, सेना यानी आर्मी, सोल्जर्स। यह यहाँ देखिए, क्या आपको जानते हैं, यह साधारण सा जानकारी, और हम जो भी सोशल सामाजिक शास्त्र पढ़ते हैं उनमें यह रखा जाएगा, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबसिंगी दक्षिण भारत में एक ऐसा प्रांत है जहां सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है। लंबसिंगी नामक यह गांव आंध्र कश्मीर है से नाम से जाना जाता है। यह एक पहाड़ी प्रांत है जो चिंतपल्ली मंडल में है। यह प्रांत विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्रांत पर्यटकों को अपूर्व अनुभूति कराता है। यहाँ इस पर ध्यान दीजिए फिर से एक बार। दक्षिण भारत में एक ऐसा प्रांत है जहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है। सर्दी के मौसम में लंबसिंगी में बर्फ गिरती है। लंबसिंगी नामक एक गांव आंध्र कश्मीर कहते हैं। इस लंबसिंगी को आंध्र कश्मीर कहते हैं। यह एक पहाड़ी प्रांत है। यह चिंतपल्ली मंडल विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्रांत पर्यटकों को अपूर्व अनुभूति कराता है। लंबसिंगी प्रांत पर्यटकों को अपूर्व अनुभूति कराता है। सीखी हुई बातें पाठ में मुझे अच्छे लगे विषय ये साधारण सा है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं डीएससी के प्रश्न जो भी बनने की आवश्यकता और संभावनाएं हैं उस पर अधिक से अधिक मैं ध्यान दे रहा हूँ। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए और करवाइए और सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए और अपने दूसरों मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत सारे देखते हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों को बताइए। यह डीएससी के लिए बहुत उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।